एनीबडी इज देयर, मतलब जिसको थोड़ा सा भी कुछ आइडिया हो कि नाट्य शास्त्र क्या है? किसी को कुछ परसेंटेज भी आइडिया है नाट्य शास्त्र के बारे में? रेज योर हैंड। शुभम, टेल मी। मैम, जो ड्रामेटिक्स होती है, जो मतलब ड्रामा के माध्यम से जो हम इंटरप्रेट करते हैं, जो कम्युनिकेशन होती है, या वो मतलब मुखी हो, मौन ही, मुंह बंद करके भी लोग, कितने लोग कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं ड्रामा के माध्यम से, या फिर वही वही जो ड्रामा वाली जो आर्ट है, जो जिससे कम्युनिकेशन होती है, वही नाट्य शास्त्र में आती है, मतलब नाटक। ठीक है, बेसिकली तुम थोड़ा सा आसपास हो टॉपिक के, मतलब तुमने अच्छा ट्राई किया। एंड यस, जो तुमने अभी बोला है वो पॉइंट है उस चीज में, नाट्य शास्त्र में। लेकिन बेसिकली नाट्य शास्त्र है क्या? भरत मुनि के बारे में कितने लोग जानते हैं? कोई जानता है भरत मुनि कौन थे? भरत मुनि कौन थे, कोई जानता है? भरत रेज योर मुनि हैंड को गाइस। एनीबडी? नहीं। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट। बेसिकली नाट्य शास्त्र जो है उसको लिखा है भरत मुनि ने, ठीक है। नाट्य शास्त्र जो है एक अर्लीस्ट लिटरेचर है, यानी कि जो आपको 500 बीसी के टाइम पे मिलता है, ऐसा लिटरेचर है जिसको लिखा गया है। और किस मुद्दा जो है, जो लिटरेचर है उसका बेस क्या है? म्यूजिक, ड्रामा, बेसिकली इसके ऊपर जो लिटरेचर लिखा गया था। यानी कि हमारी जब कल्चर जो है, हमारा जो सभ्यता जब शुरू हुई, उस टाइम पे जो संगीत है या जो ड्रामा था, उसके ऊपर जो सबसे पहला लिटरेचर लिखा गया वो है नाट्य शास्त्र, ठीक है। और इसे लिखा किसने था? भरत मुनि ने। आई होप कि तुम सब्जेक्ट जितने भी स्टूडेंट्स मैं अभी देख रही हूँ वो सब थोड़ा थोड़ा पॉइंट अपना नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे एग्जाम्स में हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो लिखते रहना जो भी मैं बता रही हूँ। So Natya Shastra is the earliest literature on music and drama. Okay? Am I clear with everybody? Yes, no, hand raise please. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। और इसे किसने लिखा था? राहुल, किसने लिखा था? मैम प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क इशू आ रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं करती हूँ। राहुल आप बताओ पहले। राहुल, किसने लिखा था? Yes, ma'am. यस, अभी मैंने बताया कि नाट्य शास्त्र को किसने लिखा था, बताओ। भरत मुनि, मैम भरत मुनि। ठीक है, तो बेसिकली मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ। नाट्य शास्त्र इज अर्लीस्ट लिटरेचर on music and drama, written somewhere around 500 BC by भरत मुनि। ओके, भरत मुनि ने इसे 500 BC के टाइम पे लिखा था। क्या जरूरत पड़ी इसको लिखने की? कोई गेस कर सकता है? मतलब जिस जिस टाइम पे देव थे या सतयुग था, उस वक्त पे इस नाट्य शास्त्र को लिखने की क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि लिखना पड़ा? या फिर एक म्यूजिक जो है एंड ड्रामा जो है वो इतना इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे? कोई गेस करना चाहेगा कि क्यों ऐसा हो सकता है या क्यों लिखा गया होगा नाट्य शास्त्र? मैम क्योंकि थ्रू म्यूजिक और ड्रामा भी बहुत ज्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं हम सब। हाँ, रूपांशिका। Communication is also possible through music and drama. राइट, दैट्स करेक्ट। सो मैम बेसिकली एक और जो चीज, कौन बोल रहा है, नाम बताओ। मैम जो हम मैम भूमिका। हाँ, भूमिका। बाकी सब अपना ऑडियो म्यूट कर दो। मैम जो जिस टाइम आंसर करे बस वही अपना अनम्यूट करे, ताकि सबको समझ आए। हाँ भूमिका, बताओ। मैम जो हम देखते हैं वो हमें ज्यादा याद रहता है और बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, तो इसलिए जो भी हम कोई भी अगर जैसे हम पढ़ाई की फॉर्म को अगर हम किसी ड्रामे में या वरना किसी वीडियो के थ्रू देखते हैं तो वो हमें ज्यादा याद रहता है। दैट्स करेक्ट और एंड वेरी गुड हाँ, पॉइंट। हाँ, और जो हम लिखा हुआ होता है वो हमें सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए याद रहता है, लेकिन जो हम देखते हैं वो हमें बहुत टाइम तक याद रहता है, क्योंकि उसके अंदर सीरीज होती है कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो इसलिए उस टाइम पे ये एक्ट करा जाता था, मतलब ड्रामा और म्यूजिक का। सो बेसिकली आपने जो भी पॉइंट बताया, वेरी गुड, वेरी कह सकते हो कि ऑथेंटिक पॉइंट था जो अभी बताया है। जो ड्रामा है और उसको क्रिएट करने की क्या वजह थी?
आप जब भी अपना कोई चीज को किसी के सामने प्रेजेंट करना चाहते हो, फॉर इंस्टेंस आपको कुछ अपना इमोशन किसी के सामने दिखाना है, तो आप एक्ट करते हो इन सम वे। आप सब लोग, जैसे आपको अगर अपने पेरेंट्स को मनाना है, आपको कोई फोन खरीदना है, आपको अपने पेरेंट्स को मनाना है, तो आप एक्ट करते हो ना कि पापा आई नीड फोन, प्लीज हेल्प मी। इस तरह से एक्शन होता है ना आपके थॉट्स में या आपके जेस्चर्स में। आपको जरूरत पड़ती है एक्ट करने की। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू आप अपनी बात को ज्यादा अच्छे से कन्वे कर पाते हो दूसरे इंसान को, और शायद हो सकता है कि आप मनवा पाते हो अपनी जो भी आपकी चीजें होती हैं, वो आप कन्वे कर पाते हो और इन्फ्लुएंस कर पाते हो दूसरों को। तो बेसिकली भरत मुनि ने उस वक्त में जब नाट्य शास्त्र लिखा, तो उसका बेसिक रीजन यही था कि वो एक ऐसी आर्ट को क्रिएट करना चाहते थे जिसके थ्रू कम्युनिकेशन किया जा सके, जिसके थ्रू आप एक दूसरे के भावों को समझ सके या आप एक दूसरे के इमोशंस को समझ सके। ठीक है। सो भरत मुनि ने इस बेसिकली ये जो नाट्य शास्त्र है, ये 6000 इसमें कपलेट्स है, यानी कि जो नोट्स लिखे गए हैं वो 6000 का वर्ड्स का है। और इसका जो संस्करण है, जो लिखा गया है, वो संस्कृत में लिखा गया है, किसी और लैंग्वेज में नहीं मिलेगा तुम्हें, संस्कृत में मिलेगा। तो संस्कृत में ये लिखा गया है नाट्य शास्त्र। ठीक है। अब इसमें भी दो चीजें आती हैं। देखो, नाट्य शास्त्र का मतलब जो है, अगर हम संस्कृत में समझें तो नाट्य का मतलब क्या होता है? कोई गेस करना चाहेगा नाट्य का मतलब क्या होता है? ड्रामा। ड्रामा। नाटक। गुड 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 गुड। ड्रामा एंड डांस। ठीक है। और शास्त्र का मतलब क्या होता है? बुक या फिर मतलब कुछ लिखा हुआ, कुछ लिटरेचर टाइप। वेद शास्त्र। शास्त्र का मतलब यहाँ पे जो है संस्कृत वर्ड में वो है साइंस। ठीक है। सो बेसिकली Science. नाट्य एंड शास्त्र बोथ आर डिफरेंट वर्ड एंड कम्स टुगेदर एंड बिकम्स अ नाट्य शास्त्र। नाट्य मतलब ड्रामा एंड म्यूजिक, शास्त्र मतलब, सुन रहे हो मुझे? कोई Science. रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है किसी का? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am, शास्त्र सुन मतलब रहे हैं। साइंस। सो जब आप लोग कोई भी जो नाट्य है, नाट्य मतलब कि जो भी ड्रामा होता है, उसमें जब आप साइंस ऐड कर देते हो, साइंस का मतलब मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया था क्या होता है, इनोवेशंस, डिस्कवरीज। ठीक है। जब आप उसमें अपनी साइंस को ऐड कर देते हो तो वो नाट्य शास्त्र बन जाता है। नाट्य शास्त्र को जब बनाया गया, उसके पीछे साइंस जो आपने, जैसे मैंने वर्ड बताया, उसका जो बेसिक रीजन है वो क्या है? जब आप कोई भी नाटक करते हो, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? आपको एक ऑडिटोरियम चाहिए होता है, एक डायरेक्टर चाहिए होता है, एक कैमरा पर्सन चाहिए होता है, एक ऐसा ऑडियंस चाहिए होता है जो आपको देख सके। ठीक है। उसके अलावा आपको स्टेज चाहिए होता है, आपको डेकोरेशंस के लिए लाइटनिंग चाहिए होती है। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है ऐड होती हैं, और उसके बाद जाके एक ड्रामा क्रिएट होता है। ड्रामा क्रिएट होने में भी आपको स्क्रिप्ट लिखी जाती है पूरा ड्रामा क्रिएट करने के लिए, और उसके बाद जो है ड्रामा क्रिएट किया जाता है एंड ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जाता है। कनव, आई एम सीइंग दैट आप समझ पा रहे हो ना जो मैं बोल रही हूँ? कनव, आप यस अनम्यूट मैम, करो। यस हाँ, मैम, मैं समझ ऑडिबल हूँ ना आपको? यस मैम, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो समझाया नाट्य शास्त्र, आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया। यस मैम। रिपीट करो जो मैंने समझाया, बाकी बच्चे भी सुन लेंगे, एक रिवीजन हो जाएगा। मैम शास्त्र जो आपने बताया वो इसमें साइंस है, और जो भी नाट्य शास्त्र है ये ड्रामा और डांस का, ये इसका जो जो साइंस है वही इसके बारे में है। और हम्म ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कम्युनिकेशन का, अपना मैसेज सेंड करने का। हम्म। इट्स ऑल अबाउट और साइंस जो ऑफ इसमें ड्रामा साइंस एंड है, हाँ, इसमें साइंस जो है ड्रामा एंड बेसिकली, म्यूजिक। इसमें जब आप ड्रामा क्रिएट करते हो, उसके लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती हैं? आई जस्ट एक्सप्लेन, थोड़ा सा बताओ। जब भी आप कोई ड्रामा क्रिएट करते हो, आपको क्या क्या चाहिए होता है? एक स्टेज चाहिए होता स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट चाहिए टेक्निक्स होता चाहिए है। होते हैं, स्क्रिप्ट चाहिए होती है, कॉस्ट्यूम्स चाहिए होते हैं, मेकअप चाहिए होता है, लाइटिंग चाहिए होती है। इन सब चीजों को, इवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। इन सब चीजों को कंबाइन करके जब आप एक नाटक बनाते हो, तो वो होता है नाट्य शास्त्र। दैट इज अ कॉल्ड नाट्य शास्त्र, जिसमें साइंस भी आ गया और नाटक और ड्रामा भी आ गया, और उसमें आपके इमोशंस भी आ जाएंगे। ठीक है कनव? यस मैम। यहाँ तक समझ आ गया एवरीबडी? एम आई क्लियर अभी तक जितना मैंने बताया नाट्य शास्त्र का डेफिनेशन? यस मैम। अगर आप लोग इसको लिखना चाहोगे तो अभी जो मैंने पॉइंटर्स बताए हैं वो लिख लेना। रेस्ट आई सेंड लाइक द डिस्क्रिप्शन जो होता है कंप्लीट, द डेप्थ वाला, आई सेंड इट टू योर मेल आईडीज। मतलब यहाँ को भेज दूंगी एंड देन आप उससे कलेक्ट कर लेना। ठीक है? मतलब आपको मिल जाएंगे, ताकि आपके एग्जाम्स में जब भी ये सब्जेक्ट आए तो आपको आइडिया हो कि इसका आंसर कैसे करना है, नाट्य शास्त्र वाला। ठीक है?
उसके बाद भरत मुनि ने जब इसे लिखा, तो जब लिखा तो उनके पास कुछ नहीं था, यानी कि जब उन्होंने ये आइडिया थॉट अपने माइंड में लाए कि वी नीड टू क्रिएट अ नाट्य शास्त्र, वी नीड टू क्रिएट अ ड्रामा, हम लोगों को अपने इमोशंस को किसी को प्रेजेंट करना है थ्रू ड्रामा, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास ऑडियंस नहीं था, उनके पास नाटक में प्ले करने के लिए, रोल प्ले करने के कैरेक्टर्स नहीं थे। तो उस टाइम पे जो लिटरेचर है उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि भरत मुनि ने फॉर अ फीमेल लीड, यानी कि जो नाटक होते हैं, आप लोगों ने आई एम श्योर ड्रामास देखे होंगे थिएटर्स में जाके, या फिर ड्रामास जो कह सकते हो कि जो हम लोग यहाँ पे गली मोहल्लों में भी कई लोग ड्रामास दिखाते हैं, ठीक है, कई बच्चे प्ले करते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि कैरेक्टर्स होते हैं, कोई लड़की का कैरेक्टर होता है, कोई लड़के का कैरेक्टर होता है। तो उस वक्त पे देवों के पास जब भरत मुनि गए और उन्होंने बोला कि मुझे अपने नाटक के लिए कैरेक्टर्स चाहिए, तो मेरे पास मेल तो है बट फीमेल लीड्स मेरे पास नहीं है, तो वहां पर फीमेल लीड्स के लिए उनके पास अप्सराएं जो होती थी स्वर्गलोक की, उनको भेजा गया था इस नाटक के लिए या ड्रामास में प्ले करने के लिए। उस वक्त में 500 बीसी की बात बता रही हूँ, ठीक है, जब इसे लिखा गया। तो ये पॉइंट आप नोटेड डाउन कर लेना जितना भी मैं बता रही हूँ। उसके बाद जब नाट्य शास्त्र जब लिखा जा रहा था, तो उसमें म्यूजिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक के थ्रू आप अपने भाव को लोगों के सामने या फिर दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसमें नाट्य शास्त्र में म्यूजिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, काफी सारी चीजों को यानी कि कंबाइन करके म्यूजिक में भी, ऐसा नहीं है कि म्यूजिक मैंने बोल दिया तो म्यूजिक हो गया, म्यूजिक में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपका इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, वोकल होता है, ये सब चीजों को जब आप इकट्ठा करते हो देन यू हैव द म्यूजिक इन अ वे। वन वे में अगर म्यूजिक की बात करें तो उसमें रिदम्स होती है, मेलोडीज होती हैं, वोकल होता है, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन सब चीजों को कंबाइन करके एक म्यूजिक क्रिएट किया गया, ताकि नाटक जो है, जो हमारा जो ड्रामा है, उसमें हम एक इमोशंस को, भाव को अच्छे से प्रेजेंट कर सके दूसरों के सामने। ठीक है, अभी तक जितना मैंने बताया इतना समझ आ गया सबको? अगर देयर इज एनी कंफ्यूजन जस्ट रेज द हैंड, आई विल सॉर्ट इट आउट, अभी मैं बता दूंगी। भूमिका, कंफ्यूजन है कोई? नो मैम, मैम आपने पूछा ना कि सबको क्लियर है, तो मैंने बस उसका हाँ जवाब दिया कि ठीक सब है, क्लियर है। ओके ओके फाइन, ठीक है, अभी तक इतना समझ आ गया एवरीबॉडी? मेरे को सिर्फ भूमिका का आंसर मिला है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? यस मैम। सो तो नहीं रहे ना? सब Yes, जाग रहे हैं? मैम। यस मैम। ठीक है, दीक्षा समझ आ गया ना? यस मैम। ठीक है, सो बेसिकली जो नाट्य शास्त्र है वो त्रेता युग में लिखा गया था, ठीक है। तो त्रेता युग में जितने भी कहते हैं ना कि एक वर्ण, ब्राह्मण्स होते हैं, वैश्य, शूद्र वर्ण, इन सब के लिए इन लोगों को मतलब बेसिकली मैसेज पास ऑन करने के लिए ये लिखा गया था। जो माना जाता है, जो लिटरेचर में भरत मुनि के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है या जो बताया गया है, उसमें ये है कि भरत मुनि ने जब इसे लिखा उसके बाद उन्होंने इस नाट्य शास्त्र की जो शिक्षा है उनके 100 पुत्र थे उनको भी दी, ठीक है। तो यानी कि उनके जो 100 पुत्र थे उन्होंने भी इस चीज को एडेप्ट किया 100 और बच्चे आगे में? इस चीज, हाँ जी, पुराने हाँ जी ऐसा, ठीक है, जो लिटरेचर में मेंशन है वो। उसके बाद जब सबसे पहला जो नाटक है, जो मतलब इंद्रलोक में होता था उस जमाने में, स्वर्ग होता था, उसको जो है इंद्रध्वज एक जगह का नाम है होता था, वहां पे सबसे पहले इसे कंडक्ट किया गया। यानी कि जैसे हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहां पे सबसे पहले जो है इवेंट ये वाला ऑर्गेनाइज किया गया था। इंद्रध्वज करके एक जगह था जहाँ पे पहला नाटक जो है ऑर्गेनाइज किया गया। अब हम अगर इसमें भरत मुनि की बात करें, तो भरत मुनि मुझे लगता है कि उन्होंने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि ही वाज द वन हु क्रिएटेड दिस आइडिया, ही वाज द वन हु इन्वेंटेड दिस आइडिया कि हमें अपने एक ऐसे नाटक और ड्रामा के थ्रू अपने इमोशंस को दूसरे के सामने प्रेजेंट करना है, और उसके बाद उन्होंने नाट्य शास्त्र को लिखा। सो भरत मुनि का इस नाट्य शास्त्र को लिखने में बहुत ही अहम रोल है, ठीक है। अब भरत मुनि ने जब ये सब चीजें लिखी नाट्य शास्त्र में, उन्होंने नाटक बनाने के लिए जो भी चीजें लिखी, उसमें सबसे जो पहली चीज आई वो है रस। रस के बारे में मैं आपको जो बताने वाली हूँ, जैसे आपका टॉपिक भी है कि रस के बारे में, नो रस, आई एम श्योर कि एवरीबडी मस्ट बी अवेयर कि हमारे जो भाव होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, हम उनको कितने तरह से प्रेजेंट करते हैं, या हमारे जो भाव हैं वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है। कोई बता सकता है कितने तरह के होते हैं?
हमारे जो रस हैं वो कितनी 16 तरह के होते हैं? कितने? मैम कौन एक बोला? 16 16 या 60? 16 16 16 ओके। कौन बोला? कौन बोला? जवाब किसने दिया है? 7 सावन। ओके 16 ठीक है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? मैम एनीबॉडी एल्स? हाँ हाँ बोलो। नो कर लिया नो? गूगल? 9 होते हैं 9 शायद। 8 राइट, होते हैं किसी भी maybe। बोला 9 नो होते हैं। होते हैं। 9 होते हैं ठीक है। अब बेसिकली जो रस होते हैं, रस यानी कि भाव, आप अपने जब भी आप किसी से बात करते हैं, एक आपके अंदर एक फीलिंग होती है, आपके अंदर एक एक्सप्रेशन होता है जो आप कन्वे करना चाहते हैं दूसरे से, उसको आप किस तरह से आगे कन्वे करते हैं। जैसे मुझे अगर गुस्से में हूँ तो मैं गुस्से को दिखाऊंगी दूसरे के आगे, अगर मुझे किसी पे प्यार है तो मैं प्यार से दिखाऊंगी ठीक है। अगर किसी को कोई अपसेट है, समझ लो, मतलब किसी को मतलब कोई अपसेट है तो वो अपसेट वे में आपको अपने कन्वे करेगा मैसेज। इस तरह से जो हमारे इमोशंस हैं बेसिकली, इनको जो कन्वे किया जाता है वो 9 तरह से किया जाता है ठीक है। अब मैं चाहूंगी फॉर एवरीबडी बस नोट इट डाउन कर लेना ये सारे, क्योंकि हो सकता है ये एग्जाम्स में आए। तो जो 9 रस हैं उनका क्या डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको बताती जाऊंगी और एक्सप्लेन करती जाऊंगी, वो लिख लेना ठीक है। और अगर कुछ बचेगा तो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। स्टार्ट करूं? Shall I start? Yes ma'am। Hence, यस मैम। Yes ma'am। yeah. So the ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले जो आता है रस, रस जो होता है, रस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इमोशन जिसे आप फील कर सको ठीक है, जिसे आप फील कर सको। ओके समझ गए? यानी कि जो चीज आप फील कर सको वो है रस, यानी कि जो है भाव आपका, जो मतलब बेसिकली आप समझ लीजिए गुस्से में है, या फिर आप प्यार में हैं, या फिर आप किसी के साथ इमोशनली अटैच है, खुश हो, बहुत ज्यादा हंसने वाले मूड में हो, तो वो चीज, ये सब जो है आपके अंदर जो इमोशंस है, ये आपके जो है वो कहलाता है रस ठीक है। ठीक है एवरीबडी? यस नो? नो यस? सौरभ? यस मैम। Yes ma'am। Yes, ma'am. सौरभ, am I audible to everybody now? यस मैम, यू आर ऑडिबल। Your reaction, your Yes, ma'am. reaction looks like that you are not listening. आप लोगों ने Yes बोला ना वॉइस ma'am। ऑफ। ठीक है। तो सबसे पहला जो रस है वो है श्रृंगार रस। लिख लीजिए प्लीज, श्रृंगार रस। सबसे पहला रस क्या है? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस क्या है, कोई मुझे बता सकेगा क्या? एनीबॉडी? मैम श्रृंगार का मतलब होता है रेडी वन होना, बाय वन, मतलब अपने आप को। वन बाय वन प्लीज गाइस। पहले सब अपना म्यूट कर दो ऑडियो, जो आंसर करेगा वो अनम्यूट करेगा। हाँ, श्रृंगार रस कौन बोला था? Shringar is related to love। सृष्टि, दैट्स करेक्ट। तो बेसिकली श्रृंगार रस जो है वो आपके इमोशन, यानी कि प्यार वाला, जो लव वाला इमोशन होता है उसके लिए बना है ठीक है। आप किसी को भी प्यार करते हो, या फिर आप अपने पेरेंट्स के लिए अगर आप एक इमोशन रखते हो प्यार वाला ठीक है, तो वो आपका एक ऐसा भाव है जो कि श्रृंगार रस में काउंट होगा ठीक है। तो बेसिकली रस भाव, भाव इज आप जब किसी के सामने अपने इमोशंस को प्रेजेंट कर देते हो, वो आपका भाव होता है ठीक है। रस इज डिफरेंट, भाव इज डिफरेंट। रस इज आपका इमोशन जो आपके अंदर है, जो आप दिखाना चाह रहे हो। भाव इज जो आपने दिखा दिया इमोशंस बाय द कैरेक्टर्स, बाय कम्युनिकेशन, जो आपने दूसरे के सामने प्रेजेंट कर दिया, वो आपका भाव हो गया ठीक है। तो श्रृंगार रस जो है उसका भाव क्या है? प्यार ठीक है, प्यार, यस, रति ठीक है। उसके बाद आता है हास्य रस। हास्य रस तो सब जानते हैं, जैसे हम लोग बहुत खुश होते हैं तो हंसते हैं। जब भी हमारे अंदर एक ऐसा इमोशन होता है जो हमें खुशी दे, तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं? थ्रू लाफ, थ्रू स्माइल ठीक है। सो हास्य रस जो है वो आपका आता है हंसा। हंसा मतलब हास, मतलब हास इन द सेंस ह्यूमर, जिसमें आपका एक कह सकते हो कि हंसी आ गई, लाफ आ गया, स्माइल आ गया ठीक है। थर्ड आपका आता है करुणा। करुणा का क्या मतलब होता है? करुणा मतलब आप दुखी हैं ठीक है, आप बहुत मतलब परेशान हैं, या फिर आप कह सकते हो कि फॉर इंस्टेंस जब किसी की डेथ हो जाती है तो सब लोग रोते हैं, सब लोग
एक इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो दूसरों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं उस टाइम पे, वो किस तरह से करते हैं, रो कर करते हैं ना, तो वो एक करुणा है। उसमें आपकी एक जो फीलिंग है, जो आपका रस आ रहा है, जो आपके अंदर का इमोशन है, वो है करुणा, ठीक है। उसका भाव जो होगा वो होगा शोक, यानी कि आप उसमें एक मौन करते हो, उस टाइम पे आप शोक सैडनेस व्यक्त ना करते मैम, हो। सॉरी, कौन बोला? सावन मतलब सैडनेस ना। सैडनेस भी कह सकते हो, हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ सैडनेस, शॉक बेसिकली, जिसमें आप दूसरे के लिए मौन करते हो, ठीक है। दूसरे के लिए करुणा होती है आपके अंदर कि यार ये बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। कई बार आपके साथ होता होगा, आई एम श्योर के किसी सड़क पे अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो कि जिसे देख के लगे कि यार बहुत मतलब पुअर है, नहीं होना चाहिए था ऐसा, या फिर हमारी कंट्री में कितनी सारी चीजें, ऐसी चीजें होती हैं जिसको आपको देखकर लगता है कि यार, जैसे अभी फॉर इंस्टेंस मैं बता रही हूँ, जैसे अभी 2-3 दिन पहले जब एलिफेंट वाला जो केस हुआ था, जिसमें केरला में एक एलिफेंट ने पाइनएप्पल जो खाया था, फायर क्रैकर्स वाला, उस टाइम पे जो लोगों के अंदर इमोशन था, वो क्या इमोशन था? वो करुणा इमोशन था, ठीक है। वो रस जो था वो करुणा वाला था, जिसमें सबको लगा कि दिस इज वेरी इनह्यूमन, दिस इज नॉट डन, ठीक है। वो एक जो रस था, वो इनह्यूमन वाला जो रस था, मतलब यानी कि एक करुणा वाला जो रस था, जो लोगों का इमोशन था, जो भाव था, वो था करुणा वाला, ठीक है। तो उसका जो लोगों ने शोक भी किया, काफी लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस शेयर किए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मौन किया ना उसके लिए। तो ये चीज होती है करुणा, ठीक है। उसके बाद आता है रौद्र। रौद्र रूप तो एवरीबॉडी नोज, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो रौद्र रूप रोज दिखाते होंगे पेरेंट्स के सामने। यस मैम। दिखाते हैं ना, जब भी गुस्सा आता है तो रौद्र रूप आ जाता है सबका, या पापा मम्मी ने अगर कोई चीज नहीं मानी, हमारे अगेंस्ट अगर कुछ भी बोल दिया, तो रौद्र रूप आ जाता है, ठीक है। मम्मी तो पापा का रौद्र ज्यादा रूप, देखने को मिलता है मैम, रौद्र मम्मी रूप। पापा के ज्यादा, अच्छा, बट आप लोगों का भी होता होगा, आई एम श्योर। तो रौद्र रूप क्या है? एंगर, जो आपके अंदर एक रौद्र वाला इमोशन जब आता है, तो आप दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए क्या दिखाते हो? अपने भाव को एंगर के रूप में भाव दिखाते हो, ठीक है। सो जो हमारा फोर्थ आएगा वो है रौद्र रूप। उसके बाद आता है वीर रस। वीर रस क्या होता है? यानी कि वीरता वाला रस। जब हम अपने सोल्जर्स को देखते हैं, करगिल जैसे युद्ध हुआ, जब न्यूज चलती है और हम लोग देखते हैं कि हमारे सोल्जर्स कितनी डिफिकल्टी में वहां पे काम कर रहे हैं, या फिर हम लोगों के देश की रक्षा कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा जो जिससे पेट्रियोटिज्म जो है जुड़ा होता है। जैसे रिपब्लिक डे आता है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं या फिर जो लोग हो, वो बहुत कहते हैं ना, एक पेट्रियोटिक हो जाते हैं कि हाँ हम तो बहुत वो हैं, हम तो मतलब मैम देश देश के लिए बहुत कर सकते हैं। जो एक वो वाली फीलिंग आती है, वो वाला भाव आता है, वो होता है वीर रस। कुछ बोलना कोई चाह ब्रेवरी रहा था? जिससे महसूस हो। ब्रेवरी नहीं होगी, बेसिकली ब्रेवरी इज बहादुरी, ठीक है। वीर रस का मतलब होता है जिसमें आपके अंदर एक ऐसा वाला भाव आए जिसमें आप ये बोलो कि यार, मतलब वाओ, मतलब एक होता ना कि दूसरे को देखते ही आपको लगे कि काश मैं भी उसकी जगह होता। जैसे सोल्जर्स को देखकर आपको एक अलग ही एक पेट्रियोटिज्म आती है अंदर, जिसमें आपको लगता है कि यस यार मैम। देश देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी काश उस जगह पे जाके कुछ कर पाता। तो ये जो एक वीरता वाला जो फीलिंग होता है, ठीक है, वो फीलिंग जो होती है वो होती है वीर रस। और उसका जो भाव होता है, जो आप वीर रस में जैसे कहते हैं ना कि आप किसके थ्रू इमोशंस जो है आप व्यक्त करते हो अपना, वो होता है उत्साह। यानी कि आप बहुत उत्साहित होते हो उस टाइम पे, आप अपने आप को, जब आप वीरता में सोच रहे होते हो ना, जब आप पेट्रियोटिक होते हो, उस टाइम पे आप बहुत उत्साहित होते हो, आपको लगता है कि आज तो मैं कर ही डालूंगा कुछ। इस तरह की जो फीलिंग आती है, यानी कि जो जोश से भर देती है आपको। आप टीवी चैनल्स पे जब भी ऐसे कोई सीरियल्स देखते होंगे जो पेट्रियोटिक होते हैं या पेट्रियोटिज्म पे जुड़े होते हैं, आई एम श्योर कि आप में से कई लोग ऐसे होते होंगे जो जिनको जोश आ जाता होगा कि यार वाओ, ये मतलब बहुत अच्छा है, ऐसा हम भी करके रहेंगे कुछ। तो ये जो एक थॉट आता है, ये जो एक इमोशन आपके अंदर आता है, वो होता है वीर रस, ठीक है। और उसका जो भाव है वो है उत्साह। तो आप जो भी अभी नोट्स बना रहे हो, उसमें रस और भाव दोनों लिखते रहना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस रस के साथ कौन सा भाव आपका आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक श्रृंगार रस हमने किया, जिसमें आपका रति है भाव, रति यानी कि प्यार। हास्य रस किया, जिसमें कि आपका भाव है हास यानी कि ह्यूमर, ठीक है। करुणा, करुणा रस में आपका जो एक्सक्यूज मी भाव है मैम, वो है शोक। यस, दिशा, बोलो। श्रृंगार रस हाँ के दिशा। 2 पार्ट होते हैं ना, नहीं, श्रृंगार रस का एक पार्ट होगा मिलना और प्यार, बिछड़ना। वो आपका इमोशंस है श्रृंगार रस में। जैसे आप किसी से मिल रहे हो और अगर आप किसी से बिछड़ रहे हो, तो वो तो आपका प्यार ही है ना यार। मतलब एक आपका जो एक रस, जो यानी कि जो आपका इमोशन है, वो क्या है?
चाहे आप किसी से मिल रहे हो चाहे बिछड़ रहे हो, इमोशन क्या आ रहा है? इमोशन क्या है? प्यार है ना। तो आपका जो रहेगा रस वो प्यार ही रहेगा, ठीक है। उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। जो इमोशन है वो प्यार है, चाहे आपसे कोई मिल के जाए, चाहे कोई आपसे बिछड़ के जाए, या फिर जो भी जैसे पेरेंट्स हो गए, या फिर आप लव्ड जो आप लोग बोल सकते हो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हो गए, ये सब जो चीजें होती हैं उनमें बहुत सब चीजें होती हैं, वो सब प्यार प्यार में काउंट होगा। उसके बाद वियोग ठीक है रस। दिशा, दिशा ठीक है। जी मैम। am I audible? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। तो वीर रस तक हमने कर लिया। उसके बाद आता है भयानक। भयानक मतलब क्या होता है? भयानक इन द सेंस जब आप कोई, हाँ डरावना, जब आप कोई हॉरर मूवी डरावना। देखते हो, जब आप कोई Fear. हॉरर मूवी देखते हो तो कैसा भाव आता है अंदर से? डर वाला आता है ना। तो Goosebumps वो वाला। फियर, यस, जो फियर वाला मैं भाव पापा को होता है गुस्से में वो देख के होता है। होता है। अच्छा, गुड। सो इट्स लाइक हर किसी के लिए फियर अलग होता है। कुछ लोग हॉरर मूवीज देख के फियर करते हैं, कुछ पेरेंट्स से डरते हैं, तो उनके लिए फियर अलग है। तो भयानक जो रस है उसका जो अंदर से जो भाव है वो आता है फियर वाला, यानी कि भय, भय, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अभी हमने कितने कर लिए आपके हिसाब से? 6 6, ठीक है। अब आता है 7। 7 इज विभत्स। विभत्स का मतलब क्या होता है? कोई बता सकेगा? डिस्गस्टिंग। सॉरी, डरावना नहीं मतलब निंदा डिस्गस्टिंग करना। मतलब थोड़ा वियर्ड, अच्छा ना लगे जो। घिन आ जाती है देख के जैसे किसी चीज को। मैम एक बार रिपीट करना, किसका मतलब? विभत्स, विभत्स। जैसे आप किसी चीज को, फॉर इंस्टेंस किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, ठीक है, तो आप एक हेट आ जाती है ना दिल में कि यार ये तो बहुत बुरा है, मतलब एक हेटेड वाला जो एक आपके अंदर भाव आता है जब आप किसी से हेट करने लगते हो, ठीक है। जब आप कई बार मम्मी पापा से लड़ाई होती है तो कई बच्चे बोलते हैं आई हेट यू, ठीक है, एक वो वाला भाव आता है हेट वाला, जिसमें आप किसी से घृणा करने लगते हो। वो जो भाव होता है वो है विभत्स, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसका जो रस है वो विभत्स है, लेकिन जो भाव है वो है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, ठीक है। आप लिख लो इंग्लिश में, मैं उसकी स्पेलिंग बता रही हूँ, मैम JU। सॉरी मैम पार्डन, क्या है इसका भाव? मैं दोबारा बता रही हूँ, आपका जो रस है उसका नाम है विभत्स। विभत्स मतलब आप लिख लो स्पेलिंग BIBHATA, ठीक है, विभत्स। और इसका जो भाव है वो है जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब JUGUPSA, जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, हेट। आप स्लैश करके लिख लो हेट, ठीक है। जब एग्जाम आएगा तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो विभत्स है रस है उसका भाव क्या है, तो आपको उसमें जो लिखना होगा वो जुगुप्सा लिखना होगा, ठीक है, आंसर में। क्योंकि उसका डेफिनेशन, जुगुप्सा का डेफिनेशन जो है वो है घृणा, ठीक है। एम आई क्लियर टू Okay, ma'am. एवरीबॉडी? यस मैम। उसके बाद आता है अद्भुत। अद्भुत मतलब हैरान कर देने वाला, ठीक है। जब आप किसी चीज को एकदम से देख के हैरान हो जाते हो, आपको लगता है वाओ, अमेजिंग, वंडरफुल, ऐसे जब एक्सप्रेशंस आपके अंदर से आते हैं, ठीक है, तो उसे बोला जाता है अद्भुत। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जब आप ट्रैवलिंग करने जाते हो कहीं पे भी, तो आप किसी बहुत ही अच्छी जगह चले गए, पहाड़ों पे चले गए और आपने एक बहुत अच्छा सनराइज देखा, तो क्या निकलता है मुंह से? सबसे पहले यही निकलता है, वाओ व्हाट अ अमेजिंग व्यू, यही निकलता है ना। वो जो यस भाव है मैम। वो अद्भुत भाव है, जो मतलब आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हाँ कि इतना खूबसूरत भी कुछ हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे जो आपके अंदर भाव आया वो अद्भुत आया, ठीक है। तो जो आपका रस है वो है अद्भुत, लेकिन उसका जो भाव है वो है विस्मय। विस्मय मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग वे में जब आप किसी चीज को सोचते हो, ठीक है। विस्मय, VISMAYA। तो आपका जो रस है वो है अद्भुत, 8वां रस है ये, ठीक है। और उसका जो भाव है वो है विस्मय, ठीक है। एम आई क्लियर टू दिस पॉइंट, टिल दिस पॉइंट? यस मैम। यस मैम। उसके बाद जो 9th रस है, देखो ये जो 8 रस है, ये 8 रस लिखे हैं भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसमें एक 9वां जो रस है वो ऐड किया है, वो है अभिनव गुप्ता ने ऐड किया है, ठीक है। ये ऑडियो प्लीज म्यूट कर दीजिए, जो भी है सबके ऑडियो म्यूट कर दीजिए।
तो नोवा रस जो ऐड किया है नाट्य शास्त्र के लिटरेचर में वो है अभिनव गुप्ता। उन्होंने इसमें एक जो लास्ट रस कहते हैं, जो एक लास्ट इमोशन है जो ऐड किया है वो है शांत रस। ठीक है, कभी कभी आपका होता है ना मन शांत रहना है, आज किसी से बात नहीं करनी, हो गया बहुत, होता है ऐसा फीलिंग आता है ना शांत रहने वाला। कभी कभी लगता है कि साइलेंट रहा जाए। वो जो एक भाव आपके अंदर जो आता है, एक जो इमोशन आता है, उसको कहा जाता है शांत रस। ठीक है, और इसका भाव क्या होता है? इसका भाव होता है निर्वेद, यानी कि जब आप किसी से कोई बात नहीं करना चाहते, आप साइलेंट रहना चाहते हैं। ठीक है, नोवा जो रस है वो है शांत रस। ठीक भाव है, क्या अभी इसका? तक निर्वेद। हम इसका भाव क्या है? निर्वेद, 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 NIRVAD, निर्वेद, यानी कि जब आपके अंदर बिल्कुल ऐसी वाली एक फीलिंग हो, इमोशन हो, जिसमें आप कहते हो कि बस अब नहीं कुछ करना है, अब बस शांत रहना है। या फिर कैसे कभी कभी जब डिस्कशन हो रही होती है तो कहते हैं यार प्लीज शांत हो जा, बहुत दिमाग खा लिया, होता है ना ऐसा। कई बार बच्चे बोलते हैं एक दूसरे से, हम लोग कम्युनिकेशन में बोलते हैं एक दूसरे से कि बहुत हो गया, शांत रहो, ठीक है, या शांत रहने दो। तो जो वो भाव आता है वो निर्वेद, यानी कि आप थोड़ा पीस चाहते हो, पीस ऑफ माइंड चाहते हो, शांत। ठीक है, एम आई क्लियर टू दिस पॉइंट? टिल दिस पॉइंट अभी तक जितना मैंने समझाया? यस मैम। यस मैम। यस अभी मैम। हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, मुश्किल से 5 मिनट। तो मैं इसका असाइनमेंट इस वाली का जो अभी मैंने ये समझाया भरत मुनि या नाट्य शास्त्र, ये लिख लो, ताकि नेक्स्ट क्लास में यू हैव लाइक 2 असाइनमेंट्स जो मैंने इससे पहले बताया था। कम्युनिकेशन वाला, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, नारद एज अ कम्युनिकेटर, एंड नाउ दिस वन। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रही हूँ, आप लोग लिख लो प्लीज। यस मैम बोलिए। एक्सप्लेन नाट्य शास्त्र। एक्सप्लेन नाट्य शास्त्र and what is the role of Bharat Muni? Explain Natya Shastra and what is the role of Bharat Muni? Question mark. ठीक है, and then explain another question one. Explain रस सिद्धांत। Explain रस सिद्धांत। ठीक है, ऋषिकेश, am I audible to everybody? Yes ma'am. यस मैम। ठीक है, तो अभी 3 मिनट बचे हैं मेरे पास। ठीक है, तो अभी आप लोगों को जो बात करनी हो आप कर सकते हो, मेरे से जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। आई विल गिव यू 3 मिनट्स। और कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। अगर पढ़ाई का वे जो मेरा है उसमें कुछ चेंज आपको लगता है मुझे करना चाहिए तो वो भी फीडबैक दे सकते हो। नहीं मैम, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, थैंक यू। हाँ बिहान में और पढ़ाओ। वो सब तो बात की बात है, फिलहाल आप मुझे अपने जो मैंने क्लासेस दी हैं उसके बारे में बताओ। ठीक है, आयु मतलब गेटिंग एवरीथिंग ना, कोई कंफ्यूजन नहीं यस है। मैम। मैम प्रॉपर नोट्स भी बन रहे हैं। हाँ, और नोट्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज वंस यू गो इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर और वहां पे जाके अगर आपके पास नहीं होंगे नोट्स इस टाइम पे, तो आई एम श्योर कि 3-4 महीने बाद या जब भी आपके एग्जाम्स होंगे तब तक सब ब्लैंक हो जाएगा, भूल जाओगे। ठीक है, बिकॉज वी हैव ऑल्सो गॉन 3-4 थ्रू महीने बाद दिस या फिर स्टेज। जब भी एग्जाम्स होंगे, आई डोंट नो तुम लोगों के कब एग्जाम होंगे। ठीक है, तो सौरभ, Yes ma'am. तो अभी तक मैंने 4 टॉपिक्स आपके साथ कवर किए। 1 यूनिट इज कंप्लीटेड। ये 1 यूनिट जो है इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, नो मैम। सृष्टि? यस मैम। कूल। अच्छा, मैं एक और लास्ट रिक्वेस्ट एवरीबॉडी करना चाहूंगी कि आप लोग क्लास में थोड़ा मतलब इंटरेक्टिव रहा करो, क्योंकि उससे क्या होता है आपको भी ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, मुझे भी ज्यादा समझ आएगा कि आप लोग कितना समझ पा रहे हो। ठीक है, ओके रूपांजिता? कंचन? यस मैम। गुड। अभी मैंने एक्चुअली तुम लोगों से पर्सनल इंट्रोडक्शन तो लिया नहीं है, तो इसीलिए मैं सबके नाम अभी बता रही हूँ और देख रही हूँ। कनव, राहुल, शुभम। सो अभी मैं नेक्स्ट और जो भी नाम है? क्लास, हाँ बहुत सारे नाम है, आई नो। तो नेक्स्ट जो भी होगा क्लास, उसमें हम लोग टॉपिक जो नेक्स्ट आपका यूनिट है वो कवर करेंगे। ठीक है, एनी कंफ्यूजन ओके इन मैम। दिस यूनिट? नो मैम। क्योंकि नो मैम।
मतलब मैंने आपको जो समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया ना, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में जी मैम। रिवीजन करवा लूंगी। डोंट थिंक कि मैं Okay, नहीं मैम। पूछूंगी, मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ कभी भी, ठीक है? तो सब Okay, मैम। प्रिपेयर रहना। मुझे लगता है ना पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए कि आपसे कोई भी कभी भी सवाल करे तो आप आंसर दे पाओ, ठीक है? Yes, मैम। जैसे आज सुबह किसी ने बोला कि मैम कम्युनिकेशन के टाइप्स तो हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन जब पूछा गया तो आपको नहीं पता था कि क्या होता है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। वंस यू आर डन with these things,